हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो देखिए, आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रहेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो पूरी देखिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है तो बताएं, या कोई फीडबैक आपको देनी हो तब भी आप ज़रूर हमें वहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी सेशन है आज का हमारा, और अपना टेस्ट भी साथ साथ में लगाते रहिए कि किस तरह कितने जो हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? सबसे पहले तो आपको आकार के आधार पर पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह सबसे सूर्य के सबसे पास है और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। देखिए, अगर बात करें आकार के आधार पर तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट में प्लूटो आता है, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो इस आधार पर अगर हम सूर्य से ग्रहों की दूरी देखें तो इसी प्रकार से आती है। सबसे पहले बुध आता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह, तो वो आएगा हमारा, कौन सा आएगा, तो वो आएगा यहाँ पर बुध। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून को ही हम क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं। तो पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा आया, तो वरुण आया इस ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विषुव होता है जब सूर्य सीधा ऊपर होता है। तो सीधा ऊपर होता है कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं मकर रेखा के ऊपर, कर्क रेखा, ध्रुव या फिर भूमध्य रेखा। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर भूमध्य रेखा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए, जो विषुव होता है वो वर्ष में 2 बार होता है। कितनी बार होता है, तो लगभग जो है तो 2 बार होता है। एक तो आता है ये 20 या 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को आता है, और इसको क्या कहा जाता है, तो वसंत विषुव इसको कहा जाता है। और दूसरा जो है तो आता है 23, 22 या 23 सितंबर को। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको शरद विषुव की संज्ञा जो है तो दी गई है। और देखिए, ये जो है तो भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको पता लग गया कि जो 20 और 21 मार्च को कौन सा आता है, तो इसको बोलते हैं शरद विषुव और इसको क्या बोलते हैं, तो वसंत विषुव बोलते हैं। 22 और 23 सितंबर को जो आएगा वो क्या आएगा, वसंत विषुव आएगा। इस समय होता क्या है कि ये जो सूर्य होता है ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात की लंबाई भी लगभग बराबर होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, यूएसए को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। यूएसए को देखिए कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 5, 8, 10 या फिर 12। देखिए, ये जो टाइम जोन होता है ये मतलब क्या होता है इसका, ये बदलता रहता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन पेपर की आंसर के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा 5। लेकिन क्या है कि जो यूएसए है इसको 9 जो मानक क्षेत्र हैं उसमें विभाजित किया गया है, और इसमें जो है तो राज्यों, क्षेत्रों और अन्य अमेरिकी संपत्तियों को ये कवर करता है। देश के अधिकांश भाग जैसे कि वसंत, गर्मियों में और पतझड़ के महीनों के लिए डेलाइट सेविंग टाइम का यहाँ पर पालन किया जाता है। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो 9 है, लेकिन जो 2 हैं वो अनौपचारिक तौर पर यहाँ पर टाइम जोन है। 2 अनौपचारिक हैं और ये जो है तो औपचारिक हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 11 टाइम जोन यहाँ पर हो गए, कहाँ पर, यूएसए में। और देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 कब था, जब जो था तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, उसमें 5 समय क्षेत्र आधिकारिक तौर पर अपनाए गए थे। और जैसे कि पूर्वी मध्य था, पर्वतीय था, प्रशांत था, अलास्का और हवाई, अलेत्यून मानक समय था। ये जो था तो 5 यहाँ पर टाइम जोन में बांटा गया था। कब, जब जो था तो अमेरिका ने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। देखिए, अब बात आती है यहाँ पर कि विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पर हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है फ्रांस। वैसे हम टिक लगा के आएंगे कि रूस में जो है तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, क्योंकि अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो रूस का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। और हम जो है तो उस हिसाब से टिक लगा के आएंगे कि रूस में जो है तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, लेकिन फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। तो फ्रांस में कितने हैं, तो 12 यहाँ पर टाइम जोन आएंगे। और उस हिसाब से देखा जाए कि रूस में कितने टाइम जोन हैं, तो रूस में जो है तो 11, आपको ध्यान रखना है 11 यहाँ पर टाइम जोन है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि एशिया में कितने टाइम जोन है, तो एशिया में भी 11 टाइम जोन है। एशिया, पूरे एशिया में मिला के देखें तो 11 टाइम जोन बनते हैं। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कितने टाइम जोन हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूरे वर्ल्ड में जो है तो कितने टाइम जोन हैं, तो 24 जो है तो टाइम जोन है। और ये डाटा जो है तो देखिए बदलता रहता है। आपको बताना है कि भारत में कितने टाइम जोन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में कितने टाइम जोन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पता नहीं है तो गूगल सर्च कीजिए और वहाँ से बताइए कि भारत में कितने टाइम जोन है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी भूलेगा ही नहीं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रमुख याम्योत्र को यह भी कहते हैं। तो ये जो याम्योत्र होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, भूमध्य रेखा या फिर ग्रीनविच याम्योत्र। तो प्रमुख याम्योत्र को क्या कहा जाता है, इसको देखिए सबसे पहले तो प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहा जाता है। इसको जो है तो ग्रीनविच याम्योत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है तो इस हिसाब से डी सही हो जाएगा। और ये जो है तो पश्चिमी गोलार्ध को ये विभाजित करती है और ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। कौन से देशांतर पर स्थित है, तो 0 डिग्री देशांतर पर ये स्थित है। बात करते हैं ग्रीनविच की। तो ग्रीनविच रेखा क्या है, ये जो रेखा है ये नाम ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरने के कारण पड़ा है, क्योंकि ये जो रेखा है ये ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यहाँ पर क्या है, रॉयल वेधशाला स्थित है। अगर क्वेश्चन आएगा कि ये जो ग्रीनविच शहर है तो यहाँ ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या है, रॉयल वेधशाला है। उसी तरह से आता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, ये जो शब्द है ये प्रधान मतलब मुख्य है, प्रधान यानी कि मुख्य, और जो मध्याह्न है, मध्याह्न अर्थात दोपहर, अर्थात क्या है, दोपहर, इसको मिलाकर के बना है जो इस रेखा के महत्व को दर्शाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के महत्व को दर्शाता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहा जाता है, तो ग्रीनविच याम्योत्र को ही कहा जाता है। उसी तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर क्या है, ये जो है तो प्रमुख याम्योत्र 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। किन भागों में, तो 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसी हिसाब से आया यहाँ पर मानक समय। तो मानक समय क्या है, तो दुनिया का मानक समय इसी रेखा के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। किसके रेखा के समक्ष, तो ग्रीनविच याम्योत्र के। और जिसे समन्वित सावित्रिक समय UTC भी कहा जाता है, UTC भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है रोरिंग फोर्टीज, तूफानी चालीसा क्या है। तो तूफानी चालीसा क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध है, हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर उत्तरी भी आया है और दक्षिणी भी आया है। तो दक्षिणी हमें याद रखना है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली जो हवा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है तूफानी चालीसा या चीखता चालीसा भी इसको कहा जाता है। रोरिंग फोर्टीज भी इसको कहा जाता है। कहाँ पर चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती है। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा इसका। तूफानी जो हवाएं हैं वो कितने डिग्री से चलती हैं, तो 40 डिग्री से 50 डिग्री और 60 डिग्री भी यहाँ पर कभी कभी बताया जाता है। तो उसके बीच में चलने वाली ये हवाएं होती हैं। ये जो है तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर में पाई जाने वाली शक्तिशाली ये पवनें होती हैं।
शक्तिशाली पवनें होती हैं। और देखिए व्यापारिक पवनें इनको कहा जाता है, पछुआ पवनें भी इनको कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया था, उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर बताया गया था, जबकि इसका आंसर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध होना था। इसको व्यापारिक पवनें, कभी कभी इसको पछुआ पवनें भी कहा जाता है। ओजोन परत हमें इससे बचाती है, तो किससे बचाती है? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, अंतरिक्ष किरणों से, पराश्रव्य किरणों से, अवरक्त किरणों से या फिर पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत हमें बचाती है किससे? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 97 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो परत है ये कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है? कौन से मंडल में ये पाई जाती है? तो समताप मंडल, समताप मंडल में ये पाई जाती है ओजोन परत। और क्षोभ मंडल के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं है पता तो आप गूगल सर्च कीजिए, वहाँ से पता कीजिए, फिर आप कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट है, किस मेघ को उच्च मेघ के नाम से जाना जाता है? कौन सा मेघ है जिसको उच्च मेघ के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, पक्षाब, स्तरी, वर्षा या फिर कपासी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पक्षाब। पक्षाब यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ये जो मेघ हैं या फिर बादल हैं, ये कहाँ पर बनते हैं? तो आकाश में सबसे ऊंचाई पर बनते हैं। पक्षाब में मेघ जो हैं तो सबसे ऊंचाई पर बनते हैं और आमतौर पर रेशम की तरह ये पतले और बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये बादल बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और ये जो हैं तो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इन्हें उच्च मेघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी स्तर में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में सबसे ऊपरी जो स्तर होता है वहाँ पर ये बनते हैं। और देखिए सूर्य की रोशनी जब इन बादलों से गुजरती है तो ये सफ़ेद या चांदी जैसा दिखता है। और वैसे ये कैसे रंग के होते हैं? तो ये बहुत सारे रंग के होते हैं। सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त होता है तो ये विविध रंगों के दिखाई देते हैं, पक्षाभ मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के सतह में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो धातु है वो कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। देखिए ये जो है तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 8% है। अच्छा, मैंने आपको बताया भी ऑक्सीजन भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पर मात्रा है वो कितनी है? तो देखिए ऑक्सीजन की मात्रा आती है 46.6%। उसी तरह से मैंने आपको सिलिकॉन बताया, दूसरे नंबर पर आती है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की मात्रा मैंने कितनी बताई आपको? सिलिकॉन की मात्रा है 27.77%। तो ये इसकी मात्रा है। और तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है? तो इसकी मात्रा आएगी 8.09%। ये आ गई एल्यूमिनियम की मात्रा। और लास्ट में आता है लोहा। तो आयरन आता है लास्ट में। तो आयरन की जो मात्रा है वो कितनी आएगी? तो 5% इसकी मात्रा आएगी। तो तीसरे नंबर पर कौन आया? एल्यूमिनियम आया। और ये जो एल्यूमिनियम है ये धरती की सबसे ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, ना कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा जो धरती या ऊपरी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। कितनी इसकी मात्रा है? तो 8.09% इसकी मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुझे लगता है यहाँ पर ऊपर ना क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। एक क्वेश्चन 98 क्वेश्चन जो है तो हमारा छूट गया है। वायुमंडल में एल्बिडो की मात्रा कितनी होती है? लगभग कितनी होती है एल्बिडो की मात्रा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो एल्बिडो होता है ये होता क्या है। ये क्या होता है? किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा। जब कोई वस्तु रखी होती है उस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा और वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा के बीच की ये तुलना होती है। हमारे सौरमंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में देखिए शुक्र का जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा है।
जो शुक्र ग्रह का एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो है वो ग्रहों में सबसे अधिक किसका है, तो शुक्र ग्रह का आएगा। अच्छा, एल्बिडो को हमने जान लिया कि किसी वस्तु पर पड़ने वाला जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा और वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा के बीच की तुलना को क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो ग्रहों में एल्बिडो सबसे अधिक किसका है, तो शुक्र ग्रह का आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है तो इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा 42%। 42% जो है तो वायुमंडल में एल्बिडो की मात्रा होती है। लेकिन अगर आप देखिए गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पर क्या बताता है कि वायुमंडल में एल्बिडो की जो मात्रा है वो 30%, 30% लगभग मान के चलिए आप। अगर 30% के आसपास है तब आप 42 ही आपको लगाना चाहिए था। अगर आपने 30% भी पढ़ा होता, आप 50% नहीं लगा सकते क्योंकि उससे पहले क्या है 42% है। क्योंकि ये जो है तो ये जो डाटा है ये कहाँ से लिया गया है, मैंने ये गूगल से मैंने सर्च किया है तो वहाँ पर क्या बताया गया था कि इसकी जो मात्रा है वो 30% होती है और इसका जो मतलब है वो पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा वायुमंडल और पृथ्वी की सतह से ये परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में ये चला जाता है। इसलिए पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो लगभग कितना है, लगभग यहाँ पर बताते हैं तो 0.30 है, 0.30। ये क्या है, पृथ्वी का औसत एल्बिडो है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, तो 0.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, किस मेघ को उच्च मेघ कहा जाता है, तो पक्षाभ मेघ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी के सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम है। कितनी मैंने बताई थी मात्रा, तो 8% इसकी मात्रा थी। इसके बाद लोहा आता था चौथे नंबर पर, उसकी जो मात्रा थी वो कितनी थी, तो उसकी मात्रा थी 5%। सबसे पहले कौन सा था, तो कैल्शियम था, उसके बाद सिलिकॉन था और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम था। उसी तरह से हमने क्वेश्चन देखा, किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक महासागर या प्रशांत महासागर, इसका सही आंसर आ जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर में क्या है, सबसे अधिक जो भूकंप और ज्वालामुखी हैं वो इसी महासागर में आते हैं, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, ठंडी लेब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है, तो कहाँ से लाती है, तो ये लाती है पूर्वी न्यू फाउंडलैंड से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर पाए जाते हैं इसके पास। गर्म मरुस्थल जो है तो वहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भूमध्य, डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड या फिर टुंड्रा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, टुंड्रा में ये पाए जाते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। दुनिया के सबसे गर्म जो मरुस्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, लीमा राजधानी है, तो देखिए लीमा राजधानी है किसकी, ऑप्शन दिए गए हैं, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना या फिर पेरू। इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू। लीमा किसकी राजधानी है, तो पेरू की आएगी। उसी तरह से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे पहले है बोलीविया, तो बोलीविया की राजधानी क्या है, तो ये है लापाज, लापाज। उसी तरह से चिली है, तो चिली की राजधानी क्या आएगी, तो सैंटियागो आएगी, सैंटियागो ये आएगी चिली की राजधानी। अर्जेंटीना की तो ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स ये आएगी अर्जेंटीना की राजधानी। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा पक्का इसमें, ये जो हमारा टीजीटी कमीशन है तो आपको जो है तो सभी देशों की राजधानियाँ आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।